नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा वांगचुक से भव्य और औपचारिक बैठक की और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत भूटान के ऐतिहासिक और सुदृढ़ संबंधों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक, आर्थिक, सुरक्षा और जल संसाधन सहयोग सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के उपायों और विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजा वांगचुक के साथ दो देशों के बीच मित्रता और पारंपरिक संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया है, जबकि भूटान के राजा ने भी भारत के साथ साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया है। ये मुलाकात भारत और भूटान के मजबूत राजनीति और रणनीतिक संबंधों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा की अचानक से ही तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद से वो बेहोशी की हालत में गिर पड़े और तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण कर इलाज कर रहे हैं। फिलहाल गोविंदा की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर उनकी निगरानी लगातार कर रहे हैं और इसी बीच उनके परिवार और फैंस में चिंता का माहौल है। डॉक्टरों के मुताबिक गोविंदा को ओरिएंटेशन की समस्या है और इसका मतलब है कि इन्हें अचानक से चक्कर आना और होश खो बैठना। इसके साथ ही अस्पताल में डॉक्टर हर मिनट उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनकी हालत स्थिर है और अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि गोविंदा की बीमारी की वजह क्या है और अचानक गोविंदा चक्कर खाकर क्यों गिर गए। डॉक्टरों के हवाले से जो चीजें बताई जा रही है उसके मुताबिक ये अलग ही बीमारी है और ये अलग ही लक्षण है। मतलब है कि दिमाग को अचानक से ही ऑक्सीजन कम पहुंचती है और होश नहीं रहता। डॉक्टर कहते हैं कि गोविंदा को पहले गोली लगने से काफी खून बहा था, जिससे बॉडी कमजोर हो गई है और अब वो 61 साल के से ज्यादा हो चुके हैं। और वहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार करते वक्त भी उनके सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद से वो रोड शो के बीच में छोड़कर मुंबई लौट आए थे। शायद ये सब कुछ मिलाकर इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल गोविंदा की हालत अभी स्थिर है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और लंबे समय तक उपचार और डॉक्टरों की निगरानी के बाद अब वो ठीक होकर घर लौट आए हैं। अभिनेता की बेहतर सेहत और उनके परिवार और फैंस में खुशी और राहत का माहौल देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम और नियमित स्वास्थ्य जारी रखने की सलाह भी दी है। फिलहाल धर्मेंद्र ठीक है और अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आए हैं। इजरायल के सामरिक मामलों में मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों के चलते उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए देश की सुरक्षा और रणनीतिक नीतियों में योगदान दिया था और उनका इस्तीफा सरकार और राजनीतिक महकमे में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है और भविष्य में उनके अगले कदमों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दतिया में इंदरगढ़ के मामला है, जहां पर बलराम कॉलोनी में बाबू खां के मकान में भीषण आग लगी और मकान पर तुरंत ही प्रशासनिक अधिकारी और दमकल की टीम पहुंची और आग को नियंत्रण में लाने का लगातार प्रयास भी किया गया। फिलहाल आग लगने का सटीक कारण पता नहीं चल पाया है और दमकल कर्मी और स्थानीय लोग मकान और आसपास की संपत्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को सुरक्षा के कारणों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है और इसके साथ ही लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में हुए हाल ही में धमाके के बाद से सुरक्षा को लेकर पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसी क्रम में पटियाला पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान भी शुरू किया है और आज एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा के नेतृत्व में पटियाला रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें संदिग्ध वाहनों और यात्रियों की जांच की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि अंतर्राज्यीय नाकेबंदी लागू कर दी गई है और जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभावित स्थानों पर तलाश अभियान जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा को और भी कड़ा करने के लिए रात के समय भी नाकेबंदी और चेकिंग की जा रही है, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद और अप्रिय घटनाओं की संभावना को न्यूनतम करना है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सनातन एकता पदयात्रा पर निकले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में हरियाणा पुलिस की 2 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है, जिससे पहले सुरक्षा बलों
की 3 कंपनियां धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पदयात्रा में शामिल थी। खबरों की माने तो पदयात्रा 11 नवंबर 2025 को हरियाणा के पलवल पहुंची और पूरा दिन पलवल में यात्रा चलने के बाद यहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ठहरी। पदयात्रा फरीदाबाद पार कर पलवल पहुंची। बता दें कि यह यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में संपन्न होगी। सनातनियों को जागृत करने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा गुरुवार को जिले की सीमा में प्रवेश करेगी और पदयात्रा में हजारों लोग साथ चल रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और ऐसे में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। यात्रा संपन्न रविवार को होगा और वृंदावन में लाखों की भीड़ पहले ही रहती है और ऐसे में यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सनातन पदयात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे और जाहिर है कि वो भी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर जाना चाहेंगे और ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रशासन के लिए सामने ये अच्छी खासी चिंता भी है और भीड़ प्रबंधन के लिए हाईवे पर तो पुलिस आवागमन रोक रही है, लेकिन वृंदावन के अंदर भीड़ संभालना काफी मुश्किल होने वाला है। प्रशासन इस पर लगातार मंथन कर रहा है। हालांकि अधिकारी चाहते हैं कि कम से कम संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को जाएं, लेकिन बाकी को रोकना कठिन होगा। डीएम सीपी सिंह ने बताया है कि आयोजकों से बात की जा रही है, सीमित संख्या में ही मंदिर के अंदर लोग प्रवेश करें, इसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। सेंट्रल नोएडा के 63 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सोने की चैन, मंगलसूत्र, घड़ी और अन्य कीमती सामान बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही ये चोर छिजारसी के एक गांव में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस ने यह भी बताया है कि गिरफ्तार आरोपी ने नोएडा और एनसीआर क्षेत्र में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए हैं और उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही सेंट्रल नोएडा की एडीसीपी श्वेत गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे शातिर चोरों पर लगातार निगाहें रख रही है और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर अब दिल्ली से आ रही है। बता दें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीसीएस की बैठक से पहले गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी और बैठक के लिए गृह मंत्रालय अमित शाह पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बैठक के लिए गृह मंत्रालय पहुंचे अमित शाह। लगातार बैठकों का दौर जारी है और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे होगी सीसीएस की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में सीसीएस की बैठक से पहले गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी और अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और बैठकों के लिए अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज शाम 5 बजे होगी सीसीएस की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक से पहले गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक के लिए गृह मंत्रालय अमित शाह पहुंच चुके हैं। अहम जानकारी आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से और आज शाम 5 बजे होगी सीसीएस की बैठक। लगातार बैठकों का दौर जारी है और दिल्ली में सीसीएस की बैठक से पहले गृह मंत्रालय में बैठक होने जा रही है और अमित शाह मंत्रालय में पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार अमित शाह बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में आज शाम को सीसीएस की बैठक होगी और उससे पहले गृह मंत्रालय में बैठक होने जा रही है और इस बैठक में अमित शाह पहुंच गए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर नोएडा से लेते हैं, जहां पर फेलिक्स हॉस्पिटल में के बेसमेंट में निर्माण हादसा हुआ है और मिट्टी खिसकने से 5 मजदूर दब गए हैं और सभी मजदूरों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर हॉस्पिटल के बेसमेंट निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया और हॉस्पिटल के बेसमेंट में खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने से 7 मजदूर दब गए। मौके पर यहां पर सामान
आया और हॉस्पिटल से सुरक्षा नियमों के अनदेखी करते हुए बेसमेंट की खुदाई की जा रही है और गंभीर स्थिति में फंसे सभी मजदूरों को तुरंत ही नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है और पूरे मामले की जांच थाना बीटा 2 कर रही है और मौके पर नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं। प्रशासन ने हादसे की वजह और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि करने के लिए तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर निर्माणाधीन बेसमेंट में मिट्टी खिसकने से मजदूर दब गए। हालांकि किसी के जान जाने की खबर नहीं सामने आई है। ऐसे में 7 मजदूर दब गए हैं और पुलिस लगातार अब इस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है और घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आई है। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच तेज हो गई है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है और शोपिया में जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामला अब तेज हो गया है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। शोपिया में जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर ये छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच अब और भी तेज हो गई है। ऐसे में शोपिया में जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में छापेमारी देखने को मिल रही है। एनआईए की जांच के बाद से अब और भी ये जांच तेज हो गई है और ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार जांच पड़ताल देखने को मिल रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई, दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी मौलवी इरफान गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इरफान श्रीनगर के मस्जिद में इमाम था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इसमें आतंकी मिडुल का मास्टरमाइंड ये माना जा रहा है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है और इंटरनेट के माध्यम से विदेशी जिहादियों के संपर्क में था ये और इंटरनेट के माध्यम से विदेशी जिहादियों के संपर्क में था। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जैसे मोहम्मद मसूद अजहर के वीडियो भी दिखाता था और ऐसे में जैश के प्रमुख मसूद अजहर के वीडियो में भी ये दिखा था और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी कार्रवाई, पिछले महीने नौगाम में जैसे का पोस्टर भी दिखा था और मौलवी इरफान की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी मौलवी इरफान गिरफ्तार किया गया है और उसकी पत्नी भी गिरफ्तार की गई है। इरफान श्रीनगर के मस्जिद में इमाम था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस आतंकी मिडुल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और ऐसे में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। एनआईए की जांच के बाद ये जांच और भी तेज हो गई और कई जगह लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है और जम्मू कश्मीर में ये छापेमारी की गई और इस दौरान गिरफ्तारी लगातार देखने को मिल रही है। मौलवी इरफान की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि इमाम इरफान अहमद गिरफ्तार हुआ है और ऐसे में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और जो कि कथित तौर पर मेडिकल क्षेत्र के कट्टरपंथी बना रहा था और इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपिया का निवासी है और उसे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें 7 लोग शामिल हैं। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ था और छात्रों के साथ लगातार संपर्क में था। बड़ी जानकारी आपको बता दें और इसके साथ ही ये लगातार छात्रों को कट्टरपंथ की राह पर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है और ऐसे में फरीदाबाद के मेडिकल छात्रों को धीरे धीरे कट्टर विचारधारा की ओर ये मोड़ रहा था और माना जा रहा है कि जैसे मोहम्मद से प्रभावित था ये और ऐसे में ये वीडियो में भी दिखा था। इसके साथ ही इसके तार लगातार कहीं ना कहीं जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि
इमाम इरफान अहमद एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान फरीदाबाद मिडुल के मास्टरमाइंड के रूप में हुई है, जो कि कथित तौर पर मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथी बना रहा था। और इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपिया का निवासी बताया जा रहा है और उसे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 7 लोग भी इसमें शामिल है। तो वहीं श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ था और छात्रों के साथ लगातार संपर्क में था और पिछले महीने नौगांव में जैश के पोस्टर भी लगाए गए थे और मौलवी इरफान की पत्नी भी इस मामले में गिरफ्तार की गई है। बता दें कि फरीदाबाद से इसके तार जुड़े हैं और ऐसे में इस मामले में शाहीन का भी नाम आया था और इरफान श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली का ब्लास्ट में फरीदाबाद के मिडुल का मास्टरमाइंड, इसके साथ ही ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इरफान आखिर कौन है और इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया। खबरों की माने तो कट्टरपंथ की राह पर धकेलने का ये काम करता था छात्रों को और खासकर फरीदाबाद के मेडिकल छात्रों को धीरे धीरे कट्टर विचारधारा की ओर लगातार मोड़ रहा था और माना जा रहा है कि वो जैसे मोहम्मद से प्रभावित था और छात्रों को उसके वीडियो भी दिखाता था और साथ ही वीओआईपी कॉल्स के माध्यम से अफगानिस्तान में बैठे लोगों से भी संपर्क में था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंटरनेट के माध्यम से विदेशी जिहादियों के संपर्क में था और इसके साथ ही जैसे प्रमुख मसूद अजहर के वीडियो भी वो लगातार छात्रों को दिखाता था और पिछले महीने नौगांव में जैसे के पोस्टर लगाए गए थे और ऐसे में मौलवी इरफान की पत्नी भी गिरफ्तार हो गई है। बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा एजेंसियों को और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया है। और एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको और इन मोबाइलों से करता था विदेश से संपर्क। 6 मोबाइल पकड़े गए हैं और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इन मोबाइलों से वो विदेशों में संपर्क करता था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। लगातार छापेमारी का दौर जारी है और इन्हीं मोबाइलों से वो विदेश में संपर्क करता था। बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट के मामले में आपको बता दें कि परवेज के यहाँ पर छापेमारी पड़ी है। छापेमारी के बाद से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इन्हीं मोबाइल फोन से वो विदेशों में संपर्क करता था। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और इसके साथ ही परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इन मोबाइलों से वो विदेशों में संपर्क करता था। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है और कार्रवाई और भी तेज हो गई है और ऐसे में परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और इन्हीं मोबाइलों से वो विदेशों में संपर्क करता था। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये जानकारी निकलकर सामने आई है। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और ऐसे में इन मोबाइलों से वो विदेशों में संपर्क करता था। बता दें कि ये 6 जो मोबाइल हैं वो कीपैड वाले मोबाइल बताए जा रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं और ये 6 फ़ोन जो थे वो कीपैड वाले थे। यानी कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो कि कीपैड वाले थे और इन मोबाइल से वो विदेशों में लगातार संपर्क करता था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इन मोबाइल से वो विदेश में संपर्क करता था। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये खबर बताई जा रही है, जहां पर परवेज अंसारी के घर से ये 6 मोबाइल बरामद हुए हैं और कीपैड वाले ये मोबाइल बताए जा रहे हैं और इन मोबाइलों से वो विदेश में संपर्क करता था। लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है और इस दौरान 6 मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं और ऐसे में कीपैड वाले ये मोबाइल फ़ोन है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ
ये बड़ा मामला बताया जा रहा है और ऐसे में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और जिससे कीपैड वाले ये फोन है और इस माध्यम से वो लगातार विदेशों में बात करता था, संपर्क करता था। ऐसे में सवाल अब कई उठ रहे हैं, इन मोबाइलों से वो संपर्क करता था और वो संपर्क किससे करता था, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एनआईए लगातार जांच कर रही है। परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं और ऐसे में इन मोबाइलों से वो विदेश में संपर्क करता था। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। कीपैड वाले, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि कीपैड वाले फोन हैं जो कि वो यूज करता था परवेज अंसारी, और इन्हीं फोन के माध्यम से वो विदेशों में लोगों से संपर्क करता था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें कि परवेज अंसारी के घर से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। ऐसे में फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोट के बाद से दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड पर हैं और गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद से यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में छापेमारी का दौर लगातार जारी है। अफसर अपने कथित तौर पर आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की जांच भी कर रहे हैं और ऐसे में परवेज अंसारी के तार फरीदाबाद टेरेस मिडुल से जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद मिडुल का एक आरोपी भी आदिल भी सहारनपुर का बताया जा रहा है और ऐसे में मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। कीपैड मोबाइल बरामद हुए हैं जिससे वो विदेशों में बैठे लोगों से वो लगातार संपर्क कर रहा था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से देश भर में खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं यूपी पुलिस और एटीएस भी लगातार सक्रिय है, लगातार छापेमारी की जा रही है और इस दौरान परवेज अहमद अंसारी को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि शाहीन का भाई परवेज है, बड़ी जानकारी आप निकलकर सामने आ रही है। शाहीन शहीद के भाई डॉक्टर परवेज अहमद अंसारी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और परवेज के घर पहुंची जहां पर 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और ये सभी मोबाइल फ़ोन जो कीपैड वाले बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान एटीएस की टीम को घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, मोबाइल फ़ोन भी मिले हैं, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। बड़ी छापेमारी की गई है और जांच के बाद से इन्हें कब्जे में लिया गया है। छापेमारी के दौरान घर के बाहर सफ़ेद रंग की गाड़ी भी नजर आई है और इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन से वो लगातार विदेशों में संपर्क कर रहा था। परवेज अंसारी के यहाँ पर छापेमारी के बाद से 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और इन मोबाइल से वो विदेश में संपर्क करता था। शाहीन का भाई बताया जा रहा है परवेज, जो कि लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। परवेज अंसारी जो है वहाँ पर छापेमारी की गई है और इस दौरान लगातार कीपैड वाले 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही लखनऊ पुलिस की ज्वाइंट टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी की और इस दौरान 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं और लैपटॉप भी मिला है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिस ने जब्त कर लिया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि छापेमारी में डॉक्टर परवेज अंसारी का सहारनपुर से भी संबंध सामने आया है। परवेज अंसारी के घर से गाड़ी भी बरामद हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं और कीपैड वाले ये फ़ोन बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही इन्हीं मोबाइल फ़ोनों से वो विदेशों में संपर्क करता था। सहारन आरटीओ से रजिस्टर्ड है ये और ये यहाँ पर अहम खुलासा हुआ है और फरीदाबाद मिडुल में गिरफ्तार किया गया दूसरा डॉक्टर आदिल भी सहारनपुर का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि परवेज अंसारी के घर में गाड़ी मिली और इसके साथ ही अब मोबाइल फ़ोन मिले हैं
कीपैड वाले 6 मोबाइल फोन मिले हैं और इन्हीं मोबाइल फोनों से वो लगातार विदेशों में लोगों से संपर्क करता था। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में लाल किले मेट्रो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और दिल्ली में स्लो मूविंग कार में अचानक ये बड़ा हादसा हुआ और जोरदार धमाके का वीडियो अब सामने आया है। एक और सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सामने आया है और लाल किला मेट्रो स्टेशन पर लगे कैमरे में कैद हुआ है और धमाके के वक्त कार ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि धमाके के बाद अचानक से सारे सीसीटीवी बंद हो गए थे। दिल्ली ब्लास्ट का दिल्ली में स्लो मूविंग कार में यह अचानक हादसा हुआ। एक और नया वीडियो सामने आया है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास लगे कैमरे में ये धमाका कैद हो गया है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि धमाका किस तरह से हुआ था और कितना तेज हुआ था और लोग सहम गए थे और साथ ही सीसीटीवी जो वहां पर कैमरे लगे हैं वो बंद हो गए थे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, लोग सहम गए और कितना तेज था ये धमाका और इस दौरान धमाके के बाद से सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से बंद हो गए थे। एक और वीडियो सामने आया है जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ब्लास्ट के बाद से सीसीटीवी वीडियोस पूरी तरह से बंद हो गए थे और ऐसे में दिल्ली में स्लो मूविंग कार में अचानक ये धमाका हुआ था और जोरदार धमाके के बाद से अब ये वीडियो सामने आए हैं और वीडियो में और कार में धमाका होने के बाद से जो कैमरे लगे थे वो अचानक से ही बंद हो गए थे। एक और वीडियो सामने आया है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ऐसे में एक और वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ है और वहां पर लगे सीसीटीवी वीडियो फोटोज पूरी तरह से बंद हो गए हैं और ब्लास्ट के बाद से ये वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पर भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।